व्यक्ति को गो तस्कर बताकर जो है मार दिया गया है। क्या गो तस्कर का घर इस तरीके से हो सकता है कि मतलब उसके घर में बर्तन भी टूटे फूटे हों, गिलास भी टूटा हुआ, कटोरी भी कुछ टूटी हुई, खाना खाने के लिए बर्तन बिल्कुल जो है वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। उससे हमने महसूस किया कि उनके पास में मातम मनाने तक के लिए भी, उनके पास में एक इज्जत करने के लिए भी, सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि वहाँ पर एक मिट्टी की कोठरी और उसी के बराबर में एक टूटा फूटा जो है सीमेंटेड जो है एक कमरा था, जिसमें टूटे हुए कुछ बर्तन थे और उन्हीं बर्तनों के सहारे जुनैद और उसकी वाइफ अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसकी ये इतना तो मुझे मालूम था कि एक बच्ची अपने बाप को याद कर रही है। मान लीजिए कि इस हफ्ते में अगर वो भूल भी गई है तो हम जो लफ्ज़ों को दोहरा रहे थे उसको फिर से याद आ रहा था अपना बाप। या फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखा, उससे जानने की कोशिश की कि बेटा क्यों रो रहे हो। बहुत देर तक नहीं बोली, सिर्फ रोती रही, फूट फूट कर रोती रही। बाद में जाकर उसने कहा कि पापा की याद आ रही है। ये एक वो लाइन थी कि एक मैं ही नहीं, कोई भी अगर एक अपने अंदर अगर इंसानियत रखता होगा, एक पत्थर दिल इंसान भी, वो भी उसका भी दिल जो है दो हिस्सों में सूखी ज़मीन की तरह बढ़ सकता है। वहाँ पर बात खाली जो है जुनैद की फैमिली की ही नहीं है। जुनैद के ऊपर जो एक जिम्मेदारी थी वो कुल अपने बीवी और 6 बच्चों की नहीं थी। जुनैद के सर पर उसके साथ भाई के जो बच्चे हैं, भतीजे भतीजे, उनकी भी जिम्मेदारी थी। क्योंकि जुनैद का जो बड़ा भाई है वो दिमाग से अपाहिज है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है और उसी की वजह से जुनैद उन बच्चों का पालन पोषण जुनैद ही करता था। यानी खुद के जुनैद के 6 बच्चे और 7 बच्चे उसके भाई बहन के। इन 13 बच्चों की जिम्मेदारी जो थी वो जुनैद पर थी। सबसे ज़्यादा जो लगा तो जुनैद की सास और नासिर की बहन कह रही थी कि हमें अपने भाइयों का, हमें अपने बेटों का जो जनाजा भी नसीब नहीं हुआ, सूरत देखनी भी नसीब नहीं हुई। हमने वहाँ पर सिर्फ बॉडी इस आधार पर पहचानी, लाशों को इस आधार पर पहचाना कि जो मोटी हड्डियाँ हैं वो जुनैद की हैं और जो छोटी हड्डियाँ हैं वो नासिर की है। क्योंकि नासिर शरीर के मामले में कमज़ोर था और जो जुनैद था वो तंदुरुस्त था। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर, जिनके इंसाफ के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मांग की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार का आरोप है जिन लोगों पर, उनको आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और इतनी ढील क्यों बरती जा रही है। वहीं साथ में जो मुख्य आरोपी मोनू मानेसर है उसके समर्थन में भी रैलियां निकल रही हैं। हिंदू महापंचायत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर राजस्थान पुलिस किसी तरह का दबाव डालती है तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। हमारे साथ जाकिर अली त्यागी हैं, पत्रकार हैं, और ये वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उस परिवार से मिलकर आए हैं। इनसे जानेंगे कि हालात क्या है, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन आखिर पीड़ित परिवार अब ऐसे में क्या करेगा और आने वाला भविष्य क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। जाकिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही होगा, सिस्टम को अलग करते हुए, कि पीड़ित परिवार जिसको एक गहरा सदमा लगा है, आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब वहाँ पहुँचे आप तो आपकी आंखें नम हो गई देखकर उस परिवार की बच्चियों को लेकर। कैसा लगा जब पहली बार आप उन्हें देखा और उस स्थिति में देखा परिवार को? देखिए, आपने अभी एक बात कही थी कि सिस्टम वहाँ पर कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इस पर मैं बता दूं कि सिस्टम तो आरोपियों के सामने नतमस्तक हो चुका है और उसकी वजह यह है कि विक्टिम फैमिली जो है वो एक मुस्लिम है, इसलिए सिस्टम जानबूझकर आरोपियों के सामने नतमस्तक हुआ है। हम वहाँ पर इन्हीं सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए विक्टिम फैमिली के घर पर गए थे, जो कि भरतपुर ज़िले के घाटमिका गांव के पीड़ित थे, जिनको 16 फरवरी को एक बोलेरो गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट से बांधकर और पेट्रोल छिड़क कर उस गाड़ी को आग के हवाले करके उनके शरीर को कंकाल और राख में बदल दिया गया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम उनके घर पर पहुँचे ही थे, हमने वहाँ पर मालूम किया कि जुनैद की वाइफ कहाँ है। तो वहाँ पर कुछ मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने कहा था कि जुनैद की वाइफ पड़ोस के मकान में इद्दत कर रही है। तो उससे हमने मालूम किया कि वो पड़ोस के घर में क्यों इद्दत कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि क्या ये घर जो है इद्दत करने लायक है। तो उससे हमने महसूस किया कि उनके पास में मातम मनाने तक के लिए भी, उनके पास में एक इज्जत करने के लिए भी, सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि वहाँ पर एक मिट्टी की कोठरी और उसी के बराबर में एक टूटा फूटा जो है सीमेंटेड जो है एक कमरा था, जिसमें टूटे हुए कुछ बर्तन थे और उन्हीं बर्तनों के सहारे जुनैद और उसकी वाइफ अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। तो उस घर में ना सर छुपाने के लिए जो छत है, ना वहाँ पर मातम मनाने के लिए कोई ज़मीन है, इसलिए उसको मजबूरन पड़ोस के घर में बैठकर 4 महीने 10 दिन इद्दत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे, उनके घर के हालात दिखा रहे थे कि जिस व्यक्ति को गो तस्कर बताकर मारा गया,
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को गो तस्कर बताकर जो है मार दिया गया है, क्या गो तस्कर का घर इस तरीके से हो सकता है कि मतलब उसके घर में बर्तन भी टूटे फूटे हों, गिलास भी टूटा हुआ, कटोरी भी कुछ टूटी हुई, खाना खाने के लिए बर्तन बिल्कुल जो है वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एक मिट्टी का कमरा, उसमें भी वहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं और उसमें भूसा भरा हुआ है। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये उठता है कि गो तस्कर का घर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उनको गो तस्कर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है इस मुल्क में कि किसी भी बेगुनाह को, किसी भी मासूम को गाय के नाम पर और बच्चा चोरी के नाम पर या और भी तरह के इल्ज़ाम लगाकर मारा जाता रहा है। और जब उस पर सवाल उठे हैं और कार्रवाई की मांग उठी है तो सिस्टम और यहाँ की एक बहुसंख्यक आबादी ने विक्टिम फैमिली को ही आरोपी बनाकर सबके सामने दिखाने की कोशिश की है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन लोगों के साथ में जुल्म हुआ है, उनको जलाकर मार दिया गया है। किसी ने उनकी हत्या की है, एक मुहिम ने उनकी हत्या की है, जो गाय की रक्षा के नाम पर वो मुहिम चलाई जा रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल उठाने की बजाय वहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की कि फला विक्टिम पर इतने केस गो तस्कर के रजिस्टर्ड थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जो विक्टिम फैमिली से बात की तो उसमें किसी पर भी कोई इस तरीके का केस रजिस्टर्ड नहीं है। वो जुनैद सिर्फ अपने दोस्त नासिर को पड़ोस के ही इलाके में अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए तलाश करने के लिए निकला था, लेकिन वो वापस वहाँ से नहीं लौटा। जब हम दिल्ली से हमारा जर्नलिस्ट लोगों का पूरा ग्रुप गया था तो वहाँ पर जब हम इन्हीं सब चीज़ों पर कैमरे के सामने बात कर रहे थे तो हमारे बगल में एक मिट्टी की दीवार थी जिस पर जुनैद की एक 11 वर्षीय बच्ची जिसका नाम परवाना है, और वो बच्ची एक मदरसे में कायदा लेकर रोज़ सुबह शाम जाती है पढ़ने के लिए। उसको जो है स्कूल तक नसीब नहीं हो सका। वो मिट्टी की दीवार पर बैठकर रो रही थी, और वो मिट्टी की दीवार पर बैठकर सिर्फ मुझे देखकर रो रही थी, क्योंकि मैं इन सभी लफ्ज़ों के साथ में वहाँ पर कैमरे के सामने बात कर रहा था जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो मैं बैठकर जब रोए जा रही थी तो उसकी नानी ने मुझे आवाज़ लगाई कि भैया इसे चुप कर दो, ये रो रही है। मैं उस बच्चे के पास पहुंचा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। इतना तो मुझे मालूम था कि एक बच्ची अपने बाप को याद कर रही है। मान लीजिए कि इस हफ्ते में अगर वो भूल भी गई है तो हम जो लफ्ज़ों को दोहरा रहे थे उसको फिर से याद आ रहा था अपना बाप। या फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखा, उससे जानने की कोशिश की कि बेटा क्यों रो रहे हो। बहुत देर तक नहीं बोली, सिर्फ रोती रही, फूट फूट कर रोती रही। बाद में जाकर उसने कहा कि पापा की याद आ रही है। ये एक वो लाइन थी कि एक मैं ही नहीं, कोई भी अगर एक अपने अंदर अगर इंसानियत रखता होगा, एक पत्थर दिल इंसान भी, वो भी उसका भी दिल जो है दो हिस्सों में सूखी ज़मीन की तरह बढ़ सकता है, क्योंकि ये वो दर्द है। वो तो एक छोटी सी बच्ची है, मात्र 11 साल की। आपको मालूम हो कि उसको पता भी नहीं होगा कि वो नहीं आएंगे, उसके पापा नहीं आएंगे, लेकिन वो उसके बावजूद भी मैंने महसूस किया उसकी आंखों में कि वो हमें इस नज़र से देख रही है कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, मेरे पापा को साथ लाए होंगे या उनसे जुड़ी हुई कुछ खबरें लाए होंगे। आप देखिए कि एक जवान लड़का या लड़की, उसके भी अगर माता पिता का साया उसके सर से चला जाता है तो वो भी खुद को नहीं संभाल पाता है। और वो तो एक मात्र 11 साल की बच्ची है जिसको अपने पूरी ज़िंदगी भर समाज के तानाकशियों के बीच में रहना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है कि जब किसी के सर पर साया नहीं रहता है और उसका बच्चा अगर घर से काम से बाहर भी निकलता है तो समाज उस पर तानाकशी ये करता है कि इसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है, इसलिए ये जो है अपना आज़ाद घूम रहा है, आज़ाद फिर रहा है या आज़ाद फिर रही है। इन तमाम तानाकशियों के बीच में उसको खुद को ज़िंदा रखना है, तमाम मुश्किलातों को उसकी फैमिली को सामना करना पड़ेगा। एक जवान व्यक्ति भी जिसका कारोबार पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक हो, जब उसके सर से जो है बाप का साया चला जाता है तो वो अपने कारोबार को भी नहीं संभाल पाता है, वो खुद को नहीं संभाल पाता है। वो उम्र बीत जाएगी लेकिन वो अपने बाप के दर्द को जो है नहीं भुला पाएगा। ये तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको बिना बाप के अपने 5 भाई, छोटे भाई बहनों के साथ में रहना है। और वहाँ पर बात खाली जो है जुनैद की फैमिली की ही नहीं है, जुनैद के ऊपर जो एक जिम्मेदारी थी वो खुद अपने बीवी और 6 बच्चों की नहीं थी। जुनैद के सर पर उसके 7 भाई के जो बच्चे हैं, भतीजे भतीजे, उनकी भी जिम्मेदारी थी। क्योंकि जुनैद का जो बड़ा भाई है वो दिमाग से अपाहिज है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, और उसी की वजह से जुनैद उन बच्चों का पालन पोषण जुनैद ही करता था। यानी खुद के जुनैद के 6 बच्चे और 7 बच्चे उसके भाई बहन के। इन 13 बच्चों की जिम्मेदारी जो थी वो जुनैद पर थी। जुनैद सिर्फ 6 बच्चों का साया नहीं था, बल्कि वो 13 बच्चे वहाँ पर अनाथ हुए हैं। पर जैसे आप वहाँ पर गए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, महसूस किया उस पीड़ा को, लेकिन अगर वो देखा जाए कि एक तो जुनैद की फैमिली है, दूसरी तरफ नासिर की फैमिली है, अगर नासिर की फैमिली के हालात के बारे में बात करें तो उनकी क्या स्थिति है? नासिर की फैमिली के हालात ऐसे हैं कि नासिर के कोई बच्चा नहीं है, मतलब शादी हो चुकी है लेकिन कोई बच्चा नहीं है। जब उसके कोई बच्चा नहीं था तो उसने अपने 2 भतीजों को एडॉप्ट किया, गोद लिया, और वो बच्चे भी अब ये कहा जा सकता है कि अनाथ हो गए हैं। नासिर का घर भी मैंने देखा था कि कच्चा घर है, माँ बाप नहीं है, न जुनैद के माँ बाप हैं,
ना नासिर के ही माँ बाप है। नासिर के घर में रोने वाला जो उसकी बीवी है वो इद्दत में बैठी हुई है, सिर्फ रोने वाला अगर वहाँ पर कोई है तो उसकी बहन है, जो कि दूसरे हरियाणा के दूसरे ज़िले में उसकी शादी हुई है और वो वहाँ पर बैठी हुई रो रही है, अपने भाई को याद कर रही है कि मेरे भाई की जैसे ही मुझे खबर मिली मैं यहाँ पर पहुँची। सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे गलत लगा था, जिसकी वजह से मैं अब तक ये समझिए कि दिमाग से इन चीज़ों को मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो बच्ची का रोना, ये तो एक अलग बात है क्योंकि सभी को दुख होता है और सभी को इस चीज़ का दुख है, जिन्होंने भी इस चीज़ को, इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है या कानों से सुना है, मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगा तो जुनैद की सास और नासिर की बहन कह रही थी कि हमें अपने भाइयों का, हमें अपने बेटों का जनाजा भी नसीब नहीं हुआ, सूरत देखनी भी नसीब नहीं हुई। सूरत देखनी उनको नसीब इसलिए नहीं हुई कि एक चीनी का जो बोरा होता है, जो एक चीनी का कट्टा होता है जिसमें शुगर आती है, उस कट्टे में उनकी हड्डियाँ और राख को जो है भर कर लाया गया था। ना उनका कोई गुस्ल कराया गया और उनको जो है यूं ही उसी राख और मिट्टी को जो हड्डी को जो है दफनाया गया है मिट्टी में। उसकी वजह ये, वहाँ पर वो बता रहे थे कि हमने जब वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल पर और हम जब बॉडी पहचानने की कोशिश कर रहे थे तो हमने वहाँ पर सिर्फ बॉडी इस आधार पर पहचानी, लाशों को इस आधार पर पहचाना कि जो मोटी हड्डियाँ हैं वो जुनैद की है और जो छोटी हड्डियाँ हैं वो नासिर की है, क्योंकि नासिर शरीर के मामले में कमज़ोर था और जो जुनैद था वो तंदुरुस्त था। तो हड्डियों के हिसाब से आप देखिए कि एक शरीर को इस तरीके से पहचानना पड़ रहा है कि वो उसका शरीर ऐसा था तो ये हड्डियाँ उसकी हो सकती है और उसका शरीर ऐसा था तो उसकी हड्डियाँ ऐसी हो सकती है। सूरत तक नहीं देख पाए वो अपने माँ बाप की, भाई बहनों की और अपने बेटों की। तो आप वहाँ, क्योंकि आप तो एज ए पत्रकार वहाँ पर गए, बहुत सारी चीज़ों को आपने कवर किया, महसूस किया उस पीड़ा को, लेकिन बहुत जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पर चाह रहे हैं, चाहे ओवैसी हों, इमरान प्रतापगढ़ी हों, और भी कई सारे नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ की उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वहाँ पहुँचे, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, कि ये आखिर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो लोग जा रहे हैं, क्या उस जो पीड़ित परिवार हैं दोनों के, उन परिवारों के भविष्य के बारे में कोई कुछ सोच रहा है? लग रहा है कि उनका आने वाला भविष्य किस तरह का होगा? किसी तरह की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, इस घटना ने जो एक गलत फहमी थी सभी को, उसको धोया है। वहाँ का जो मुस्लिम समाज था वो समझता था कि हमने कांग्रेस को वोट देकर पूर्ण बहुमत से यहाँ पर उसकी सरकार बनाई है, वो हमारा साथ देगी। लेकिन इस घटना ने इस तरीके से छाप छोड़ी है, मैं साफ लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि आज मुस्लिमों के हालात, मुस्लिमों की दुर्दशा इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनकी कोई लाशों पर राजनीति भी करना नहीं चाहता है। एक पॉलिटिशियन सिर्फ लाशों पर राजनीति ही करता है, लेकिन मुस्लिम की तो आज इतना इस मुल्क में यहाँ के नेताओं की नज़रों में इतना ख़राब हो चुका है कि कोई उसकी लाशों पर राजनीति करना भी नहीं चाहता है। कोई उनके जनाजे के पास तक नहीं गया। वहाँ पर जो लोगों ने शिकायतें की हमसे ये भी की कि इमरान प्रतापगढ़ी जो आए वो सिर्फ जुनैद के घर तक आए, और नासिर की फैमिली ने हमसे ये बात कही थी कि इमरान प्रतापगढ़ी हमारे घर तक नहीं आए। जो धरना दे रहा है नासिर का भाई जाबिर, वो कह रहा था कि यहाँ तक भी जो है कोई भी नेता नहीं पहुँचा है। अशोक गहलोत वहाँ पर 2 दिन पहले ही, जब हम गए थे 2 दिन पहले, तो उससे 1 दिन पहले ही वो अलवर में आए थे और जाबिर के मुताबिक वो जाबिर कह रहा था हमसे कि वो अलवर में चाट पकौड़ी खा कर गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे घर तक आ सके, हमसे हालात पूछ सकें या हमारे जो है कंधे पर हाथ रख सकें, हमें कोई किसी तरीके का सांत्वना और दिलासा दे सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तो हम लोगों ने, जब उस हत्या के खिलाफ मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया था, हम लोग उसमें सबसे आगे थे। और अशोक गहलोत कन्हैया लाल के घर भी गए, मुआवजे का ऐलान भी कर आए और उसके एक परिजन को, उसके बेटे को नौकरी का ऐलान भी करके आए। और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस दुबई तक चली गई, लेकिन हमारे मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा तक नहीं जा पा रही है, जो कि बराबर का ही ज़िला है। हमारे मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई दबिशें नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि मेन आरोपी जिसकी शुरुआत, जो इस मुहिम का गोरक्षा के नाम पर जो एक मुहिम चल रही थी कि मारो जो है कोई भी अगर इस तरीके का मिले, किसी को शक के दायरे में उठाया और उसको पीट दिया गया, जो मोनू मानेसर है उसका नाम तक इसमें निकाल दिया गया। यानी कि इससे साफ जाहिर हुआ कि एक विक्टिम फैमिली को इसलिए इंसाफ देने से इनकार कर दिया गया साफ लफ्ज़ों में, क्योंकि आरोपी जो था उसके समर्थन में वहाँ पंचायतें हो रही थी और वहाँ की सरकार को डर था कि कहीं हमसे वोट बैंक ना खिसक जाए। अब वोट बैंक के खिसकने के डर से मुस्लिमों को इंसाफ भी नहीं दिया जा रहा है।
पर जिस तरह से हरियाणा से जो वीडियो आई है हिंदू महापंचायत की, जिसमें धमकी दी गई है कि ऐसा हम इसे गिरफ्तार नहीं होने देंगे मोनू मानेसर को, वहीं गलत ये भी है कि एक वीडियो ऐसा भी आया है जो मेवात का बताया जा रहा है। वहाँ पर कुछ मुस्लिम युवा हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर इधर वो आए तो आएंगे अपने पैरों पर, लेकिन स्ट्रेचर पे यहाँ से जाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर एक गैर संवैधानिक बात हुई। अगर आप कानून की नज़र से देखें तो आप इंतज़ार करें, कानून पर भरोसा रखें, उसी के साथ चलें, तब बेहतर होगा। देखिए, वो जो प्रदर्शन इन लोगों ने किया है और उसमें जो इस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है कि वो आएंगे अपने पैरों पर लेकिन जाएंगे यहाँ से जो है स्ट्रेचर पर, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लोकतंत्र और संवैधानिक दायरे में रहकर हमको बात करनी है, इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन असंवैधानिक लफ्ज़ों का और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो उधर से पुलिस को धमकी देते हैं मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत करने वाले कि अगर राजस्थान की पुलिस ने यहाँ पर दबिश देने की कोशिश की तो हम उनको पैरों को तोड़ देंगे, वो अपने पैरों से यहाँ से वापस जा नहीं पाएंगे। आएंगे अपने पैरों से लेकिन अपने पैरों से वापस नहीं जा पाएंगे। और यही बात अगर सामने से कोई मुस्लिम समुदाय कर रहा है तो फिर उसमें और मुस्लिम समाज में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो गुंडों में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर उनको भी गुंडा कहा जा सकता है कि अगर कोई कह रहा है कि कोई अगर वो हमारे यहाँ पर आएंगे तो हम उनको पैरों को तोड़ देंगे और उनको स्टेशन पर जाना पड़ेगा। मैं इस तरीके की भाषा का और इस तरीके के किसी भी लफ्ज़ का या इस तरीके की कोई भी जो है कार्यवाही का कोई मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, स्थिति और अब तक की जो कार्रवाई है उसको देखकर एज ए पत्रकार आपको क्या लगता है? जिस तरह राजस्थान पुलिस कह रही है कि भाई हम जांच कर रहे हैं और एक लिस्ट भी जारी की है कि उनसे पूछताछ के बाद कुछ और जो नाम आएंगे उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, तो लगता है कि जो राजस्थान पुलिस है वो कम से कम अपनी कार्रवाई सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, यहाँ पर मैं अगर साफ लफ्ज़ों में कहूँ, पुलिस ने अभी इसमें एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज 26 तारीख हो गई, 10 दिन हो चुके हैं। 16 फरवरी को उनको मारा गया था। इन 10 दिनों में राजस्थान की पुलिस सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। बाकी 8 लोगों की राजस्थान की पुलिस ने तस्वीरें और नाम के साथ में जो है जारी की है, जो कहा गया है कि ये हमारे लिए वांटेड है क्योंकि ये नासिर और जुनैद के कत्ल में मुलव्विस हैं, ये शामिल थे, ये आरोपी हैं। 8 और लोगों को जो उसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन FIR जो अपहरण की हुई थी वो लोकेश शिंगला और जो मेन आरोपी जिसको विक्टिम और पीड़ित फैमिली और साक्ष्य भी कह रहे हैं, सबूत भी कह रहे हैं कि वही इसमें मुख्य आरोपी है, मोनू मानेसर, उसका नाम निकाल दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि यदि इन 8 लोगों को जो अभी पुलिस जिनकी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है 9 लोगों को, अगर सरकार इनको फांसी पर भी चढ़ा देगी तो मैं इसे इंसाफ नहीं मानूंगा। मैं इसे इंसाफ इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि यदि आप किसी भी जुल्म को या किसी गलत मुहिम को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसे तबाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस जड़ तक पहुंचना होगा, उस तह तक पहुंचना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और इस जुल्म की शुरुआत गाय के नाम पर लोगों को मारने की ये मोनू मानेसर से इस्तेमाल हुई है। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का जुनैद और नासिर को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जुनैद और नासिर को मारने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो गाड़ी हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट की है और उस गाड़ी को शुरू से लेकर आज तक मोनू मानेसर इस्तेमाल। पुरानी वीडियो भी आई है सामने, पुरानी वीडियो भी मोनू मानेसर की उसी गाड़ी के साथ में आई है और इसी गाड़ी को राजस्थान पुलिस के मुताबिक उस हत्या में भी इस्तेमाल किया गया है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सबूत कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ही इस मामले में शामिल है, वही इस मामले का मुख्य आरोपी है। अगर गाय के नाम पर लोगों को मरने से रोकना है, उनको बचाना है और लोगों को जुल्म करने से रोकना है और लोगों को मजलूम होने से रोकना है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा जिसके इशारे पर उसके कार्यकर्ता और वो खुद जो है जिस गाड़ी का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या को अंजाम दे रहा है। ये मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ ताकि किसी बच्ची को ये ना पूछना पड़े कि मेरे पापा कहाँ हैं या मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। अगर सरकार भी चाहती है कि कोई बच्ची ये ना पूछे कि मेरे पापा की याद आ रही है, मेरे पापा कहाँ हैं, तो इसलिए सरकार को जो है उस तह तक जाना होगा, उस जड़ तक जाना होगा जहाँ तक ये शुरुआत हुई थी। और इसकी जड़ जो ये हेट क्राइम जो राजस्थान में और हरियाणा में चल रहे हैं मोनू मानेसर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर गो तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। वहाँ के हालातों को लेकर कई सारी तस्वीरें आई हैं। मेवात के खासकर मुस्लिम जो तबका है वो पशुओं को पालता है जिसमें बहुत सारी गायें हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। वहाँ के हालातों को देखकर क्या लगता है कि वाकई वहाँ के जो लोग हैं वो गायों को पालते हैं, गायों को अपने घरों में रखते हैं, फिर उन पर इतना बड़ा आरोप कैसे? देखिए, वहाँ पर जो है असल में आसान हो गया है, किसी भी व्यक्ति को मारिए और मारने के बाद कहिए कि ये एक बच्चा चोर था
या ये बाइक चोरी कर रहा था, या ये जो है गाय चोरी कर रहा था, ये गाय गोवंश कर रहा था, या ये गो तस्करी कर रहा था, ये आसान हो गया है। ये एक इसकी आड़ में आरोपी बचने की कोशिश करता है। खुद आरोपी जिसको राजस्थान की पुलिस ने जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, उसने खुद पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि हम इन दोनों को मार पीट कर जो है फिरोजपुर झिरका के पुलिस स्टेशन में ले गए थे और वहाँ पर हमने पुलिस से कहा था कि इसको गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लीजिए। तो हमसे पुलिस ने कहा कि इनको हम गो तस्करी के आरोप में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जब इनके पास में कुछ ऐसा सामान है ही नहीं जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये गो तस्कर है। और पुलिस ने ये कह दिया कि आप इनको वापस लेकर चले जाइए। तो खुद उसका बयान है जो कह रहा है कि वो गो तस्कर नहीं थे, पुलिस ने ये कहा था, वरना गिरफ्तार कर चुकी होती। और मैं आपको भाई एक बात बता दूं कि गो तस्कर तो बताकर मैंने गोकशी की है ये कहकर तो मुझे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीजेपी के लोगों ने मुझ पर आरोप लगा दिया था, मुझे पुलिस से उठवा दिया था कि ये गोकशी की है, जबकि उससे मेरा कोई दूर से दूर तक किसी मामले में कोई ताल्लुक नहीं था। मेरी कलम को रोकने के लिए, मुझ पर एक फर्जी केस लगाने के लिए मुझे जो है गोकशी का केस लगाया गया था। उससे 2-4 दिन पहले ही मैंने एक अपनी गाय को अपने घर पर बंधी हुई थी, उसको नहला रहा था और उसकी तस्वीर भी मैंने सोशल मीडिया पर डाली थी। और उस तस्वीर को दिखाने की मेरी कोशिश ये थी उस तस्वीर के माध्यम से कि गाय हम भी पालते हैं, हम गाय को जो है गाय को बेचते नहीं है या इस तरीके से नहीं करते, हमारे घरों में भी गाय पलती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझ पर जो है गोकशी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे 16 दिनों तक मेरठ की जेल में रखा गया था, जिसके कारण मुझे मेरठ की कोर्ट ने अब 3 महीने के लिए तड़ीपार यानी कि जिला बदर भी करा हुआ है। तो ये एक आसान हो चुका है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अडानी पर जब आरोप लगे तो अडानी ने कहा कि ये राष्ट्र पर हमला है, वो बच गया। तो कोई भी आप आरोप करिए और उस आरोप से बचने के लिए सिर्फ ये कह दीजिए कि राष्ट्र पर हमला है। यदि आप उर्दू नामधारी नहीं हैं तो आप राष्ट्र के सहारे निकल सकते हैं, आप तिरंगे के सहारे निकल सकते हैं। आप ये कह दीजिए कि मैंने इस फला शख्स को इसलिए मारा है क्योंकि ये गो तस्कर था, मैंने इस शख्स को इसलिए मारा क्योंकि ये बाइक चोर था, वाहन चोर था, या ये बच्चा चोर था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक बचने का एक तरीका होता है कि मारो और मार कर कह दो कि ये गो तस्कर था। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जाकिर अली त्यागी ये हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि हालात जो भी हों, आप देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई चल रही है तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ कब मिलेगा। जो पीड़ित परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिनके बाप का साया उनके सर से हट गया है, उनको आखिर कैसे सब्र आएगा और कैसे उनको ये दिलासा दी जाएगी कि वो भविष्य में कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे। इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट इंटरव्यू देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.